सो हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 8th की जियोग्राफी का। हमने चैप्टर नंबर 1 देख चुके हैं हम ऑलरेडी। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज, और हमने देखा था दो तरह के रिसोर्सेज होते थे, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। और उसमें भी हमने देखा था एक नेचुरल रिसोर्सेज होते थे और एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसमें से हम सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, लैंड एंड सॉइल। लैंड क्या होती है, सॉइल क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आराम से पढ़िए, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। आराम से बस समझना है चीज़ों को और कुछ नहीं, ज़्यादा रटाफिकेशन नहीं लगाना। तो चलिए हम चलते हैं हम लेसन नंबर 2 पे सीधा। हम बारी बारी इसके सभी लेसन डिस्कस करेंगे। आज हम लेक्चर 1 ही लेंगे, एक लेक्चर में आधा ही लेसन पढ़ेंगे हम, क्योंकि पूरा लेसन हो नहीं पाएगा अच्छे से। तो हम थोड़ा थोड़ा करके आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। तो आ गए हम लेसन नंबर 2 पे। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज लैंड के बारे में, साइल के बारे में, और कल हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो देखिए, ये सब एक स्टोरी के फॉर्म में है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद से आप पढ़ सकते हैं समझने के लिए, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के लिए। बट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है। हमारा मेन टॉपिक है आज का लैंड एंड सॉइल। सबसे पहले हम देखेंगे लैंड क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लैंड के यूज़ के बारे में बात करेंगे, हम लैंड को कैसे डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं, और लैंड को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ लैंड, एक्चुअली में लैंड है क्या। सबसे पहले आपको, लैंड इज अमंग द मोस्ट important natural resources. It cover only about 30% of the total area of the earth's surface, and all parts of this small percentage are not habitable. देखिए, लैंड हम एक्चुअली में पूरी जितनी हमारी अर्थ का सरफेस है उसको हम लैंड कहते हैं। ऐसे ये हमारी कोई पूरी अर्थ है, तो इसमें जितना भी एरिया वाटर को छोड़ के, जैसे अलग अलग हमारे ओशियंस हैं, इंडियन ओशियन है, मैं उसके बाद अटलांटिक है, पैसिफिक है, इन सभी ओशियन को छोड़ के, जितने भी ओशियन है मतलब जितना भी पानी वाला एरिया है उसको हम छोड़ के, बाकी का जितना एरिया है अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। ये जो वाले जितने भी कॉन्टिनेंट है ये सारे लैंड है, लैंड का पार्ट है। और जो जितना भी एरिया वाटर के बिना है वो सारी लैंड है। और इस लैंड पे ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, सब जानते हैं आप, क्योंकि लैंड तो नेचर के द्वारा ही दी गई हुई है, तो नेचुरल रिसोर्सेज है। इस पे क्या है कि जितनी भी पॉपुलेशन है हमारी, जितने इंसान हैं, लोग हैं, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, कुछ भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये हर जगह इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती, इक्वल नहीं पाई जाती, यानी कि हर जगह सेम या एक जैसी पॉपुलेशन नहीं है। कहीं पे कम है पॉपुलेशन, कहीं पे ज़्यादा है। जैसे हम बात करें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो जो हमारा एशिया वाला रीजन है, ये वाला, जैसे हमारा ये अर्थ हो गई, अच्छी बनी नहीं है, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ में ये वाला जो हिस्सा है, लगभग ये वाला जो एशिया वाला, ये एशिया, और उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका। जैसे हम बात करें अगर, तो ये वाला जो एशिया और यूरोप वाला हिस्सा है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और उसके कंपेयर में इस एरिया में बहुत कम पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया में नीचे बहुत कम पॉपुलेशन है। जैसे ये अंटार्कटिका, यहाँ पे तो टोटली पॉपुलेशन है ही नहीं, बिल्कुल कम है, क्योंकि यहाँ पूरा स्नो एरिया है। और यहाँ पे आर्कटिक में भी स्नो एरिया है, तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन नहीं है।
ऐसे ही जैसे हमारा इंडिया में हिमालय है, तो यहाँ पे कुछ हिमालय आएगा जैसे यहाँ पे इस एरिया में, तो हिमालय में भी बहुत कम पॉपुलेशन है, क्योंकि जो पहाड़ है पहाड़ों पे तो कोई रहता नहीं, वहाँ पे क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ज़्यादा लोग वहाँ रहते नहीं। तो इसलिए हमें समझना है कि जो पॉपुलेशन है वो हर जगह इक्वल नहीं पाई जाती। टोटल केवल 30%, जो ऑल ओवर 90% पॉपुलेशन है हमारी, 90% पॉपुलेशन हमारी सिर्फ है और सिर्फ 30% लैंड में ही पाई जाती है। यानी हम देखें अगर, तो ये 30% लैंड, अगर ये सारी लैंड मिला दें हम, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कॉन्टिनेंट, तो इनकी जितनी सारी पॉपुलेशन है ये 100% एरिया में ना बट के ओनली जो 30% एरिया है वहाँ पे 90% पॉपुलेशन रहती है। बाकी कुछ एरिया में या तो बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं है, जब बहुत कम पॉपुलेशन है। तो ये हमने देख लिया। अब हम द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स of the world is mainly due to the varied characteristics of land and climates। तो अभी हम जैसे अभी हमने वेदर के बारे में जैसे बात की, तो वही फंडा है। इसका मेन कारण एक ही है, एक तो जो पॉपुलेशन है वो मेनली डिपेंड करती है लैंड करेक्टरिस्टिक पे, लैंड कैसी है, वहाँ पे पहाड़ी एरिया है या वहाँ पे प्लेन्स हैं या वहाँ पे प्लेट्यू है, तो इस पे डिपेंड करती है। जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में एक तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, यहाँ पे मैक्सिमम एरिया में या तो बर्फ होगी या ठंडा एरिया होगा या टोपोग्राफी अच्छा नहीं होगा, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, हमें जो क्या ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग की जो या कनेक्टिविटी की जो सुविधा वो नहीं मिल पाएगी। तो उस वजह से यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है और यहाँ पे खेती बाड़ी भी अच्छे से नहीं होगी, कुछ इतना ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं होगी, तो यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। पहाड़ी में रहेगी तो या तो नीचे नीचे एरिया में रहेगी या फिर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, प्लेन्स में होगी। प्लेन्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है कहीं भी, जैसे इंडिया में भी अगर हम बात करें तो गंगा के जो प्लेन है और ब्रह्मपुत्रा के, जो यूपी बिहार इस एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा अगर इंडिया की देखें तो यूपी बिहार और पंजाब रीजन में है। तो यहाँ पे यही मेन कारण है, क्योंकि यहाँ पे प्लान एरिया है, कनेक्टिविटी अच्छी है, हर सुविधा आराम से मिल जाती है, डेवलपमेंट है, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर आराम से हो जाता है। तो इस वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा सर्दी भी नहीं। अब जहाँ पे पहाड़ पे होंगे तो जैसे ही बर्फ़ पड़ेगी तो पूरा जम जाएगा पहाड़ का ऊपर वाला हिस्सा, तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। उस वजह से यहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम होने की वजह से, अच्छा क्लाइमेट ना होने की वजह से लोग यहाँ रहना कम प्रेफर करते हैं और यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्लेट्यू में भी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, अलग अलग मिनरल्स मिलेंगे, आयरन मिलेगा, कोयल मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट होगा वहाँ पे, माइनिंग होगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट होगा, अच्छे से कनेक्टिविटी भी होगी। ये भी लगभग पूरा प्लान एरिया ही होता है, तो उस वजह से लोग यहाँ पे भी ज़्यादा रहते हैं। प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा प्लान्स में, फिर प्लेट्यू में, और सबसे कम अगर देखें तो माउंटेन्स पे। तो यही है कि अनइक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसी पॉपुलेशन हर जगह आपको नहीं मिलेगी पूरे वर्ल्ड में, जस्ट सभी जगह लैंड पे। अब ये अलग अलग है। द रिज टॉपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, लो लाइंग एरियाज टू द वाटर, जो मतलब सब, देखिए अभी बात की टॉपोग्राफी, जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ कम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पहाड़ होगा तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा स्लोप है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे खेती बाड़ी करना मुश्किल होगी, रहना मुश्किल होगा, चलना मुश्किल होगा, सड़कें नहीं बन पाएंगी, रेलवे नहीं बन पाएगा, तो इस एरिया में रहना बहुत मुश्किल है। ये नीचे नीचे एरिया जहाँ पे घाटी टाइप होता है यहाँ पे लोग रहेंगे, बट ज़्यादा स्लोप में नहीं रहेंगे लोग। लो लाइंग एरिया, सस्पेक्टिबल टू वाटर, जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा मतलब पानी वाला एरिया है, जहाँ पे जैसे ये अगर हमारा ये समुंदर है, कोई ओशियन है, तो इसके साथ साथ जो लो लाइंग एरिया होगा, ये वाला साथ साथ में जो एरिया होगा, यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा चांसेस रहेंगे फ्लड आने के। कभी भी जब समुंदर का कोई भी अगर वेव्स आएगी, उसका फ्लड्स आएंगे, तो उस वजह से यहाँ पे भी लोग बहुत कम रहते हैं। और यहाँ पे सबसे मेन कारण है
एक तो खारा पानी मिलेगा, तो उससे एग्रीकल्चर भी नहीं होता, अब जो वहाँ की लैंड होती है वो अच्छी नहीं होगी। इस वजह से यहाँ पे भी लोग कम रहते हैं। यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाता है, कहीं पे कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होगा, तो लैंड में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाएगी, यानी पे पानी ज़्यादा हो जाएगी, कीचड़ जैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पानी होगा, तो वहाँ पे भी एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही डेजर्ट एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेजर्ट है, जैसे राजस्थान है, अरावली के वेस्ट साइड, ये अरावली है, तो यहाँ पे अगर वेस्ट साइड में देखें तो बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, और उतनी उपजाऊ जो ज़मीन है वो भी खेती बाड़ी एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, यहाँ पे पानी बहुत कम, बारिश बहुत कम होती है, इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा हो नहीं पाता और लोग यहाँ पे नहीं रहते, ना रहना पसंद नहीं करते। Forest area में are normally sparsely populated or the uninhabited। जहाँ फॉरेस्ट एरिया होगा वहाँ बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि फॉरेस्ट में भी ना तो रोडें मिले बन पाएंगी अच्छे से, और पूरा उतनी अच्छे से एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से वहाँ भी लोग कम रहेंगे। यानी कि जहाँ स्लोप एरिया होगा वहाँ भी आपको लोग कम मिलेंगे, माउंटेन्स पे, डेजर्ट्स पे, जहाँ वाटर लॉगिंग एरिया होगा, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी एग्रीकल्चर नहीं अच्छा होगा वहाँ पे, ऐसे ही अलग अलग जो एरिया खास करके खेती बाड़ी करने के एग्रीकल्चर के काबिल नहीं, वहाँ बहुत कम लोग आपको रहने के लिए मिलेंगे। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर प्लेन्स एंड रिवर वैलीज Plains and river valleys offer suitable land for agriculture, hence these are the densely populated area of the world। अभी बात की है हमने जो प्लेन्स हैं और रिवर वैली है, रिवर वैली मतलब ये कोई एक रिवर जा रहा है, तो इस रिवर के जो साइड में ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला पूरा प्लेन एरिया होगा, इस एरिया में जिसको रिवर वैली बोलेंगे, और इस रिवर वैली एरिया में जो मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, एक तो यहाँ से इनको वाटर आराम से मिल जाएगा पीने के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी, और ऊपर से यहाँ पे प्लेन एरिया है और सबसे डाउन एरिया है, रोडें भी बन जाएंगी, सब कुछ आराम से हो जाएगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, इस वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे रिवर वैलीज में, एंड जो जो वाला जो हमारा प्लेन्स एरिया है वहाँ पे, तभी इसीलिए जो पॉपुलेशन है हमारी यूपी और बिहार में, क्योंकि वहाँ तो एक तो रिवर वैलीज भी आती हैं अलग अलग, गंगा के रिवर्स, गंगा के जो साइड में जो एरिया है, फिर अलग अलग गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं उनके साइड पे जो एरिया है, फिर वो पूरा एक प्लान की तरह है, तो इस वजह से यहाँ पे आराम से ये देख सकते हो आप, जैसे ये दिखाया हुआ है पिक्चर में, तो इसमें क्या है कि नदी के साइड पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे प्लेन में बहुत ज़्यादा है, और बाकी जो साइड पे है जहाँ जंगल है बहुत कम है, ऊंचाई वाले एरिया में भी बहुत, जहाँ पे स्लोप है वहाँ बहुत कम होंगे। वैसे नदियों के किनारे जितनी भी बड़ी सिटीज है वो किसी भी मैक्सिमम नदी के किनारे ही बनी हुई है। तो अब देखते हैं हम यूज ऑफ लैंड, लैंड को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। लैंड के बारे में हमने देख लिया कि सारी लैंड एक जैसी नहीं होती और ना ही एक जैसी पॉपुलेशन, सभी पे बराबर पॉपुलेशन रहती है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूज ऑफ लैंड देखते हैं हम, लैंड का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जमीन का। तो इस्तेमाल हम, लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग माइनिंग houses, roads, stepping up of industries। दिस इज कॉमन टर्म ऑफ लैंड यूजेस। देखिए लैंड यूजेस हर तरह से, हम जितना भी हम ये लैंड पे रहते हैं, सबसे पहले हम, ये अगर लैंड है तो हम घर बनाएंगे, हमारे घर होंगे, हम यहाँ रहेंगे, फिर हमारी इंडस्ट्रीज होंगी, कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, ये जैसे इंडस्ट्रीज है कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बनाएंगे हम, यहाँ पे हम रोड्स बनाएंगे, उसके बाद रेलवे ट्रैक्स बनाएंगे हम यहाँ पे, उसमें यूज़ करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए हम यूज़ करेंगे इसको, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे हम, खेती बाड़ी करने के लिए। उसके बाद हम अलग अलग पर्पस के लिए माइनिंग करेंगे हम, जो हमें अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए
तो उसके लिए हम माइनिंग करेंगे, और माइनिंग में हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग हमारा जैसे आयरन होगा, कोल होगा, उसको निकालेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे। जो हमने कल देखा था नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेज, तो उसको यूज़ करेंगे हम उसके लिए। अपने हर चीज़ मतलब गाड़ियाँ जो भी हर चीज़ है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वो हम रिसोर्सेज बनाएंगे उससे। कैन यू लिस्ट आउट ऑफ डिफरेंट वेज in in which Mambas and Peter's family use their land? The use of the land determines by the physical factors such as topography, soil, climate, minerals, and availability of water. Human factors such as population and technology are the important determinant of the land use pattern. देखिए, जो लैंड हम यूज करते हैं वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे टोपोग्राफी कैसी है उसकी, वो एरिया, टोपोग्राफी का मतलब होता है पहाड़ है या प्लेन है वो एरिया, या वो एरिया कोई प्लेटू है थोड़ा उठा हुआ है। तो ये होती है टोपोग्राफी, मतलब उस लैंड की फीचर्स कैसे हैं, वो लैंड ऊंची है, प्लेन है, कितनी कैसी है, उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। और उसकी टोपोग्राफी कैसी है, अगर वो पहाड़ है तो वहाँ पे वो इतनी अच्छे से यूजफुल नहीं होगी, उसका अलग यूज होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। उसके बाद अगर उस उधर का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट के हिसाब से हम यूज करेंगे। उस पर डिपेंड करेगा मिनरल्स हैं या नहीं है। अगर मिनरल ज़्यादा होंगे तो उसका ज़्यादा यूज होगा, वहाँ पे हम माइनिंग वगैरह करेंगे। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर है नहीं जहाँ पे, वाटर बहुत कम है, जैसे रेगिस्तान में बहुत कम वाटर है, तो वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को लाइफ जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है। और पानी के बिना वो कैसे वो जिंदा रहेगी। और अगर इंसान जब अलग अलग लिविंग एनिमल्स नहीं है तो वहाँ पे और क्या रहेगा, कोई और चीज़ जा ही नहीं सकती ना, वहाँ पे कोई अच्छे से डेवलपमेंट होगी। तो इस वजह से वाटर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ह्यूमन फैक्टर्स हैं कुछ, जैसे वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, जहाँ पे अर्थ पे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसी को, उसी एरिया को तो हम ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। जैसे यूपी में पॉपुलेशन बहुत है तो हम वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लैंड को। फिर इम्पॉर्टेंट डिटरमाइन टेक्नोलॉजी डिटरमाइन करती है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी है। जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास होगी, तो अगर बहुत गहराई में हमारे पास लैंड में अगर सोना है तो हम उसको टेक्नोलॉजी से आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें, कोई भी अगर हम खेती बाड़ी भी करेंगे, एग्रीकल्चर भी करेंगे, तो हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें होंगी तो उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे हम, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे आराम से। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं यूज़ ऑफ लैंड पे, हम लैंड को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये सब फैक्टर हैं, क्लाइमेट है, सॉइल है, टोपोग्राफी है, मिनरल्स, ये सब सारी मिनरल्स वहाँ पे कैसे हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। लैंड कैन लैंड कैन आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ownership as private land and community land. Private land is owned by the individual, whereas community land is owned by the community for common use like the collection of food, fruits, medical herbs, etc. देखिए, लैंड दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, मतलब क्लासीफाई करते हैं उसको हम। एक तो सबसे पहले हम लैंड को क्लासीफाई करेंगे। एक मिनट दोस्तों। लैंड को हम दो तरह से क्लासीफाई करेंगे। एक तो इंडिविजुअल लैंड, जो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे किसी एक आदमी के पास है, हमारे पास है, जैसे अपनी लैंड होगी हमारे नाम पे, किसी एक बंदे के नाम पे है, किसी एक ए नाम रख लेते हैं किसी बंदे का, तो उसकी अगर अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, उसके अकेले के नाम पे है, जो उसके पापा मम्मी, पापा या दादा के नाम पे है, तो उसको हम प्राइवेट लैंड बोलेंगे। कम्युनिटी लैंड बोलते हैं कोई बहुत बड़ा जो लैंड का पार्ट है, जैसे गवर्नमेंट लैंड हो गई,
तो गवर्नमेंट लैंड जो हो गई, जैसे रिवर के साइड पे होती है, फॉरेस्ट एरिया हो गया, ऐसे अलग अलग जो एरिया जो सरकारी लैंड होती है, गवर्नमेंट लैंड होती है, उस लैंड को हम बोलते हैं कम्युनिटी लैंड। और ये जो लैंड है, प्राइवेट लैंड तो एक बंदा यूज करेगा सिर्फ अपने लिए, वो अपने लिए एग्रीकल्चर करेगा, अपने लिए घर बनाएगा, जो भी करना है उसको अपने लिए करेगा। बट जो कम्युनिटी लैंड है, कम्युनिटी लैंड में क्या होगा, ये पूरी सरकारी लैंड है, सरकारी जमीन है, इस पे कोई भी, किसी का भी, सभी का बराबर हक होगा। जैसे ए बी सी, जो भी बंदा होगा उसका बराबर का हक है। अगर इस गवर्नमेंट लैंड में फॉरेस्ट है तो उसका सभी लोगों का बराबर हक है। गवर्नमेंट उन सभी को प्रोवाइड करेगी जो उसके काबिल है, जिसको अगर किसी को ज़रूरत है। अगर यहाँ पे कोई पार्क है, गवर्नमेंट ने पार्क बनाई है गवर्नमेंट लैंड में, तो यहाँ पे हर कोई जा सकता है, सबका हक है। अगर जैसे रोड है तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में है ये, या कोई स्टेडियम बना दिया गवर्नमेंट ने, तो ये गवर्नमेंट के अगर अंडर आता है, तो ये कम्युनिटी लैंड हो गई, ये सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा, किसी एक को नहीं मिल सकता। ये सभी जितने भी नॉर्मल लोकल उधर के पीपल या बाहर के ऑल इंडिया के जितने भी नागरिक होंगे, चाहे वो कोई मुलाजिम हो या गरीब हो अमीर हो, सभी को बराबर का हक मिलेगा, सब जा सकते हैं। People and their demands are and their demands are every growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differ from place to place. People started encouraging of common land to build up commercial areas. देखिए, जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। अगर हम देखें तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन लगभग करोड़ों में थी, 30 करोड़, या अगर हम सिंपली देखें तो 1 अरब पॉपुलेशन थी हमारी, अगर हम देखें 2001 में। ठीक है, 1 अरब के आसपास थी हमारी पॉपुलेशन, और ये 2020 आते आते हमारी हो गई 1 अरब 35 करोड़ पॉपुलेशन। तो 1 अरब और 35 करोड़ बढ़ गई 20-25 साल में। तो जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। बट लैंड तो उतनी है, जितनी ज़मीन थी, जितनी अर्थ है वो तो उतनी है, वो तो बढ़ नहीं रही, ना ही उसके बढ़ने के चांसेस हैं। इस वजह से जो लैंड है, लैंड बढ़ नहीं रही और पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की नीड्स भी बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमें एग्रीकल्चर भी ज़्यादा करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा खाने की नीड्स होगी, ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड्स होगी अलग अलग। तो उस वजह से हमें ज़्यादा लैंड को यूज़ कर पाएंगे। कम पॉपुलेशन होगी तो कम उसको यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना लैंड का यूज़ भी ज़्यादा होगा, और पॉपुलेटेड एरिया, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और हम फिर क्या करेंगे, लैंड को, जो हमारी लैंड पहले नॉर्मली हम यूज़ करते थे, कॉमन लैंड को भी हम एक कमर्शियल लैंड में बदल देंगे। मतलब उस लैंड पे हम क्या करेंगे, जो ऐसे ही नॉर्मल लैंड पहले पड़ी हुई थी, हम उस पे या तो फैक्ट्री लगा देंगे, जहाँ वहाँ या तो वहाँ कोई बिल्डिंग बना देंगे, दुकानें बना देंगे, जिससे हम क्या करें, अर्न कर सकें, कुछ पैसा बना सकें। Agricultural land use pattern also reflected the culture change of our society. Land degradation, land landslides, soil erosion, desertification are the major threats of environment because the expansion of agriculture and construction of activities. अब देखिए, पॉपुलेशन बढ़ने से साइल को बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं, लैंड को सारी बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। इससे नुकसान मेन ये हो रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ओवर एग्रीकल्चर होगा। मतलब जहाँ पे पहले एक खेत में अगर 100 केजी आराम से उगा सकता था बंदा, उसको 100 केजी चाहिए था, अभी उसी खेत से उसको 200 केजी कमाना है। तो 200 केजी कमाने के लिए वो क्या करेगा, खाद का इस्तेमाल करेगा। जैसे ही वो खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, तो ओवर एग्रीकल्चर होगा, ओवर एक्सप्लाइटेशन होगा खेती बाड़ी का, एग्रीकल्चर लैंड का। तो वहाँ पे अलग अलग क्या होगा, जैसे ही हम बहुत ज़्यादा खाद डालेंगे, खाद से बहुत सारे नुकसान होंगे। वो खाद आधी तो हमारे पानी में जाएगी, वाटर पोल्यूशन होगा, साइल में बहुत ज़्यादा साइल डिग्रीडेशन होगा। फिर हम साइल को जब ओवर एक्सप्लाइटेशन करेंगे तो वो डेजर्टिफिकेशन में चेंज होगी, डेजर्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा वहाँ पे। हमसे बहुत ज़्यादा अगर चावल लगा रहे हैं, हम पानी जितना था ग्राउंड के अंदर से निकाल निकाल के उसको हमने यूज़ कर लिया, तो वो
एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी जब खत्म होगा तो वो डेजर्ट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वहाँ पानी नहीं मिलेगा और कुछ उगेगा भी नहीं, वो डेजर्ट बनना वहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही सॉइल इरोजन हो जाता है बहुत सारा। सॉइल मतलब हमने बहुत सारी, एक पहले सॉइल थी जिसपे घास उगता था जब फॉरेस्ट थे, जंगल थे, तो वहाँ जकड़ा हुआ था जंगलों ने और घास ने, तो सॉइल जो थी वो ना तो उड़ सकती थी ना इतनी ज्यादा, पानी से जब बारिश होती थी तो वो बहुत ज्यादा उसकी क्या होती थी, बह के वो नदियों में जाती थी। पर जैसे ही हमने क्या किया, इस सॉइल को, जितनी घास वाली सॉइल थी, हमने फॉरेस्ट काटे, घास उखाड़ी, और हाँ हमने यहाँ पे क्या किया, खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दी। जो भी हमने बोया, गेहूं बोया, मक्की बोई बोई, जो भी हमने हाल चला इसमें, तो यहाँ पे क्या है, ये पूरी उखड़ जाएगी जमीन। जैसे ही उखड़ेगी, बारिश होगी, बहुत सारी मिट्टी यहाँ से क्या होगा, बहुत सारी मिट्टी यहाँ से वाटर के साथ, पानी के साथ, जब बारिश होगी उसके साथ और हवा चलेगी तो यहाँ से मिट्टी उड़ेगी, और जो अच्छी उपजाऊ मिट्टी होगी वो, उसका क्या होगा, इरोजन होगा, और ये कहीं और चली जाएगी। इसको बोलेंगे साइल इरोजन। इससे मतलब ज्यादा यूज करने से हमारा क्या नुकसान होंगे, एक तो साइल इरोजन होगा, फिर लैंडस्लाइड होंगे। हम क्या करेंगे, जो पहाड़ी एरिया वहां पे भी जाके हम क्या करेंगे, अलग अलग खेत बनाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे। जैसे ही ज्यादा खेती बाड़ी करेंगे, यहाँ पे क्या, जहाँ फिर रोडें बनाएंगे, काटेंगे, ये खेती बाड़ी अगर पहाड़ी में करेंगे तो यहाँ पे काटेंगे, काट के तो प्लान करेंगे, तो जैसे ही ऊपर ये खाई बन जाएगी, तो इस खाई में क्या होगा, जैसे ही बारिश होगी तो ये खाई पूरी, ये वाला पूरा गिर जाएगा, बहुत बड़ा एरिया एक लैंड का गिर जाएगा। उससे क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा, बहुत बड़ी भूस्खलन होंगे, और उससे भी नुकसान होगा, प्रॉपर्टी वगैरह उससे डैमेज होगी। डेजर्टिफिकेशन ऑलरेडी बात की है हमने कि डेजर्ट में चेंज हो जाएगी। उसके बाद इन्वायरमेंट थ्रेट होंगे, अलग अलग, सॉइल पोल्यूशन होगा, ऐसे ही वाटर पोल्यूशन होगा, तो बहुत सारी चीजें उससे भी नुकसान होगा। ये हमने देख लिया कि साइल के हमने यूजेस कैसे करने हैं और ओवर यूजेस से क्या नुकसान होते हैं। अब हम देखते हैं साइल को कंजर्वेशन कैसे करना है, कंजर्व कैसे करना है साइल को। तो साइल को कंजर्व करने के मैन कुछ तरीके हैं। हम सीधा साइल कंजर्वेशन ऑफ लैंड, growing population and their ever-growing demand has led to large-scale destruction of forest cover and arable land, and has created a fear of losing of natural resources. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land replacement, reclamation, regulated use of chemical, pesticide and fertilizer, check on the overgrazing are the some of the common method। देखिए, बहुत सारी लैंड में कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि अगर हम ऐसे यूज करते रहे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते रहे लैंड का, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये लैंड पूरी खत्म, बहुत उपजाऊ के काबिल नहीं रहेगी, एग्रीकल्चर के काबिल ही नहीं रहेगी, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे दिन ब दिन फॉरेस्ट कट रहे हैं, सब कुछ ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसको हमको रोकने के लिए कुछ उपाय हैं। जैसे हमें अफॉरेस्टेशन करना है, अफॉरेस्टेशन करना है, हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, लैंड रिकमेशन करना है, रिक्लेमेशन करना है, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, जो पेस्टिसाइड है उनको बहुत कम यूज करना है, लिमिटेड यूज करना है। फर्टिलाइजर, जो हम बहुत ज्यादा खाद डालते हैं खेतों में, उसको कम करना है, क्योंकि उससे बहुत सारे हमने देखा नुकसान होता है। हमने ओवर ग्रेजिंग चेक करनी है, ओवर ग्रेजिंग को कम करना है, जहाँ पे हमारा घास चराने के लिए हम भेड़, पशु वगैरह जो भी यूज करते हैं बहुत ज्यादा, उनको कम करना है। घास को मतलब पूरी जमीन को नंगी नहीं होने देना है। ये कुछ कॉमन मेथड है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, लैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं साइल, साइल क्या है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है जल्दी से। साइल, द थिन लेयर, द थिन लेयर ऑफ ग्रैनी substance covering the surface of the earth is called soil। देखिए, साइल सबसे पहले होता क्या है समझने की कोशिश कीजिए। ये जो, जैसे कोई भी, जैसे ये मैं एक साइल का टुकड़ा ले लेता हूँ, जैसे ये जमीन का मैंने एक टुकड़ा ले लिया बीच से, ये वाला, तो ये जो टुकड़ा लिया, ये जो टुकड़ा लिया मैंने,
इसका जो ऊपर वाला, बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट, ये वाला थोड़ा थोड़ा जो एरिया होगा ऊपर ऊपर वाला, जैसे हम बचपन में समझ करते थे कि जो सेब है, और सेब का जो छिलका होगा, सेब का बाकी वाला हिस्सा छोड़ के उसका जो ऊपर वाला छिलका होता है, सेब को अगर हम एक लैंड माने, पूरी अर्थ माने, तो इसका जो छिलका होता है ऊपर वाला, उसी को हम अर्थ कहते हैं, साइल कहते हैं सारी। तो ये जो ऊपर वाला थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल मतलब लैंड का हम अगर अर्थ देखें, हम खेत में जाएंगे खेत जोतने के लिए, तो वहाँ जो 1 फुट, लगभग 1 या 2 फुट तक, 3 फुट तक जितनी जो साइल होती है हमारी, उपजाऊ साइल, वो उसको हम साइल कहते हैं। जो मिट्टी होती है ऊपर ऊपर से, वो मिट्टी होती है। उसके नीचे अगर बहुत नीचे आप खड्डा खोदोगे तो क्या होगा, जहाँ या तो नीचे पहाड़ी आ जाएगी, या फिर क्या होगा, नीचे अलग अलग पत्थर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है, बहुत ऊपर ऊपर वाला एरिया, जैसे ये अगर अर्थ है, तो इसका जो ऊपर ऊपर वाला एरिया है, बिल्कुल 1-2 फुट अगर हम नीचे तक खोदें, तो उसको हम साइल कहते हैं, उसको मिट्टी कहते हैं। बिल्कुल पतली लेयर होती है, जो मतलब लैंड की जो पतली लेयर है, सरफेस ऑफ अर्थ की बिल्कुल जो ऊपर वाली परत है, उसको हम अर्थ सॉइल कहते हैं, उसको मिट्टी कहते हैं। इट इज क्लोजली, आगे हम समझेंगे अच्छे से, इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। और ये क्लोजली लैंड से ही लिंक्ड है, मतलब हमने जो देखे थे, लैंड क्या होते हैं, पूरे जो ऊपर वाला एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उससे लिंक है, वैसी ही है कुछ। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। Soil is up of organic matter, minerals and weathered rocks found in the earth। अब देखिए साइल बनती कैसे है, क्या होता क्या है इसमें, एक्चुअली में मिट्टी में क्या होता है। ये मिट्टी के कण होते हैं, बहुत बारीक कहीं होते हैं, कहीं थोड़े मोटे होते हैं। अब ये मिट्टी कैसे बनती है, जो ऊपर वाला अर्थ में, जब हम खेत वगैरह जोतते हैं, किसी एक खेत में देखते हैं, तो अगर हम वहाँ खोदेंगे तो 2-3 फुट तक जो मिट्टी आती है, वो कैसे बनती है, इसमें क्या क्या होता है। देखिए इसमें 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, ये लंबा प्रोसेस है एक, हम देखते हैं जमीन के अंदर से कभी लावा निकला होगा कभी के टाइम पे, और वो बहुत पहाड़ी बनी होगी, ठीक है, पहाड़ी बन गई होगी। उस पहाड़ी से जब कोई राख बनी होगी, वो राख एक टाइम पे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, वेदरिंग होती है, और वेदरिंग हो के वो छोटे से छोटे छोटे पार्टिकल में, जैसे रेत वगैरह, ऐसे पार्टिकल में वो चेंज हो जाती है, टूट फूट के या क्लाइमेट के कारण ये बन जाती है। उसके बाद इसके बीच में क्या क्या होता है, कुछ तो मिनरल्स होंगे यहाँ पे। मिनरल्स मतलब आयरन भी हो सकता है इसके बीच में, अल्मोनियम भी हो सकता है, कापर भी हो सकता है गोल्ड भी हो, बट बहुत स्मॉल मिनरल्स होंगे, छोटे छोटे, और बहुत सारे मिनरल्स होंगे। कुछ तो ये होंगे, कुछ तो मिनरल्स होंगे, और प्लस कुछ क्या होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होगा। ऑर्गेनिक मैटर होगा जो सड़ी गली चीजें होंगी, जीवित चीजें, जैसे किसी पेड़ के पत्ते, पेड़ खुद गिर गया उसका, या कोई ह्यूमन था, या कोई सॉरी कोई एनिमल था, वो सड़ गल गया, तो वो सड़ गल के किसमें, एक लास्ट में मिट्टी में चेंज होगा, तो उसमें ये वाला, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर्स होगा, मिनरल्स होंगे, और ये सारी चीजें मिला के बनती है जो हमारी मिट्टी, सॉइल। अब इसको, ये लैंडस्लाइड के बारे में, इसके बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, देख लिया ऑलरेडी लैंडस्लाइड क्या होता है। अब देखते हैं हम साइल कैसे बनती है। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये पूरी साइल वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये साइल के ऊपर उगा हुआ है, घास घास वगैरह उगी हुई है। अब ये साइल कैसे बनती है, टॉप साइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। अब साइल में, यहाँ से ये वाला एरिया भी जो साइल है, अगर हम देखें तो अच्छी तरह से, यहाँ तक हम इसको साइल मान सकते हैं, यहाँ तक ये वाला एरिया। बट साइल में भी 2-3 तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं हम साइल में। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं टॉप साइल में। टॉप साइल विद ह्यूमस, ह्यूमस एंड वेजिटेशन। मतलब जो ये साइल है, इसमें क्या होगा, इस पे वेजिटेशन होगी, वनस्पति होगी, कुछ ना कुछ उगा हुआ होगा, घास जंगल कुछ भी होगा, या एग्रीकल्चर की फसल होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें ये वाली पूरी मिनरल्स वगैरह होंगे, और ह्यूमस होगा, मतलब जो सड़े गले पत्ते, ये वाली फसलें या घास वगैरह, ये वापस इधर सूख के सड़ गल जाएगी, ये वाला इसका ह्यूमस होगा। अब ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं सब साइल। सबसे ऊपर वाली टॉप साइल, उससे नीचे वाली सब साइल, सारी ये वाला सब साइल, ये वाली ऊपर वाली टॉप साइल होगी, ये वाली सब साइल। अब सब साइल में क्या होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, और क्ले होता है। सैंड सिल्ट मतलब छोटे छोटे कण होंगे सैंड के, सिल्ट होगी मतलब ऐसे धूल वगैरह होगी, और ऐसे ही क्या होगा, क्ले होगा। ये वाली सारी चीजें होती है मिलके,
ये बनाती हैं सबसाइल। अब वेदर रॉक मटेरियल, वेदर रॉक मटेरियल में क्या होता है, ये वाली देखते हो, ये बहुत बड़ी राख होगी, इसी से तो मिट्टी बनी है। ये वाली राख होगी, पहाड़ी होगी बहुत बड़ी, इससे कटाव हो के डिसइंटीग्रेशन हो गए, अलग अलग तरह से वेदरिंग हो के ये वाली साइल बनी, जिसको हम बोलेंगे वेदर रॉक मिनरल्स। ये वेदर रॉक मटेरियल बन जाए। उसके बाद ये पेरेंट रॉक होती है, इससे ही यही मतलब एक सबकी बाप है, जिससे क्या बनता है, पूरी साइल बनेगी। तो ये वाली यही रॉक वेदर होगी। फिर जब इससे डिसइंटीग्रेशन होगा तो क्या बनेगा, वेदर रॉक बनेगी। वेदर रॉक से क्या बनेगा, जब ये बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ होगी इसकी, तो सबसाइल बनेगी, और सबसाइल की तोड़ फोड़ होगी जब हम खेत वगैरह जोतेंगे, तो उससे अपर जो साइल है वो बन जाएगी टॉप साइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जिसपे हमारी वेजिटेशन उगती है। फैक्टर ऑफ साइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन कैसे बनती है, इसके 3 फैक्टर है मेन, ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं कि पेरेंट रॉक से बनती है। ये वाली जैसे एक कोई पेरेंट रॉक है जो हमने सबसे नीचे देखी थी, ये वाली अगर पेरेंट रॉक है, तो इस रॉक से क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा डिफरेंट तरह से। फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। ये सारी वेदरिंग होती हैं अलग अलग। कुछ तो हम इंसान या एनिमल्स क्या करेंगे, इसका कटाव वगैरह करेंगे, तोड़े फोड़ेंगे। कुछ क्या होगा कि खुद ब खुद इसको जब क्लाइमेट, धूप पड़ेगी, फिर बारिश पड़ेगी, धूप पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, या धूप पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी, तो उसके कारण ये क्या होगी, टूटेगी। धूप के कारण भी आपने देखा होगा प्लास्टिक गल जाता है, हर चीज जितने भी आप धूप में, और वो लोहा भी पड़ा होगा ना बाहर में, तो उसको धूप पड़ेगी और रोज ऊपर से पानी पड़ेगा तो जंग लग के वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही जो राख है, ये भी खत्म होती रहती है आस्ते आस्ते, छोटे टुकड़ों में डिसइंटीग्रेशन होता रहता है। जब ये डिसइंटीग्रेशन होगी तो इससे क्या होता है, इससे साइल बनती है। एक तो पेरेंट रॉक से बनेगी, उसके बाद हम देखेंगे, उससे के बाद बनेगी रिलीफ। एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द accumulation ऑफ साइल। जो एल्टीट्यूड है, ये जैसे एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड बोलते हैं ऊंचाई को, ये डिटरमाइन करेगा कि साइल कैसे बनेगी सबसे ज्यादा। इससे क्या होता है, ये वाली पहाड़ी होती है, यहाँ से अब नदियाँ आएंगी, या यहाँ पे बर्फ होगी, यहाँ से क्या होगा, बारिश होगी, तो यहाँ पे जितनी ज्यादा खाई होगी उतनी ज्यादा बारिश और वाटर नदियों के साथ ज्यादा इरोजन होगा, और यहाँ से तोड़ तोड़ के नीचे आएगी प्लेन्स में, और यहाँ पे साइल बन जाएगी। फ्लोरा फाना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी देखा हमने, कोई पेरेंट रॉक है, तो उसको क्या करेंगे, जो फ्लोरा फाना होंगे उसको फॉर्मेशन करने में उनका बहुत बड़ा रोल होगा। वहां पे वो तोड़ फोड़ करेंगे कुछ ना कुछ, जैसे ह्यूमन है तो डेवलपमेंट करने के लिए रोड़े वोड़े बनाएगा, तो वो टूटेगी पहाड़ी, तो उसके टूटने टूटने से जब छोटे कण में चेंज हो जाए कोई बड़ी चीज, तो उसी को तो हम साइल कहते हैं, वही तो साइल होगी। ऐसे ही टाइम डिपेंड करेगा, टाइम के साथ साथ जैसे ही टाइम ज्यादा होगा, ये साइल एक ही मिनट में नहीं बन जाएगी, चाहे 1 साल में या 2 साल में, टाइम लगेगा। डिसइंटीग्रेशन में थोड़ी थोड़ी डिसइंटीग्रेशन होगी, और इससे सालों लग जाएंगे, हजारों साल, 10 हंड्रेड्स ऑफ ईयर। तो क्या होगा, ये पहले बड़े कण में टूटेगी, फिर उससे छोटे कण में, फिर छोटे, और लास्ट में एक टाइम आएगा कि साइल में चेंज हो जाएगी। क्लाइमेट डिपेंड करता है किसी चीज जगह का। अगर वहां पे जितनी कोई अगर राख है, उसको तोड़ने में क्लाइमेट वहां पर का एक्सट्रीम है, मतलब बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, फिर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, जैसे राजस्थान में, तो वहां पे बहुत ज्यादा जल्दी साइल फॉर्मेशन होगा। पहाड़ी पे धूप पड़ेगी, फिर वहां पे ठंडी पड़ेगी, जब बारिश पड़ेगी तो वो जो पहाड़ी है वो डिसइंटीग्रेशन होगी, थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ेंगी, और उसके बाद दरारें पड़ने के बाद टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, और टूट के लास्ट में साइल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब डिग्रीडेशन ऑफ साइल एंड कंजर्वेशन हमने देखना है। साइल डिग्रीडेशन कैसे होती है, और हमने इसको कंजर्वेशन कैसे करना है, मैयर कैसे करना है, उसको बचाना कैसे है हमने डिग्रीडेशन होने से। Soil erosion and depletion are the major threat to soil, as the sources, both human and natural factors, can be led as the degradation of soil factor। देखिए, साइल डिग्रेडेशन होने का मतलब है कि साइल उपजाऊ ना रहना, खेती बाड़ी के काबिल ना रहना, उससे क्या हुआ, जितने भी मिनरल्स हैं, जो चीज़ें प्लांट को चाहिए उगने के लिए, अगर वो चीज़ें साइड से ख़त्म हो जाएं, वो लीचिंग हो जाए पानी के साथ या हवा के साथ, वो जो मतलब एक खाद की तरह जो पौधे को चाहिए, वो खाद अगर
अर्थ से, साइल से खत्म हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। मतलब अनउपजाऊ वो लैंड हो जाएगी, वहां पे कुछ भी अच्छे से उगेगा नहीं। डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवरयूज केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। अब इसके मेन कारण क्या है? या तो फ्लड आएगा तो उससे भी हो सकता है, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, तो ज़्यादा पानी में भी कुछ नहीं उगेगा। पेस्टिसाइड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ऐसे पेस्टिसाइड जिन चीज़ों से हम यूज़ करते हैं कि कोई अगर हमारी फसल में कुछ पौधे और नहीं चाहिए, घास वास नहीं चाहिए, तो उनको ख़त्म करने के लिए तो तब भी ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे तो तब भी उपजाऊ नहीं रहेगी। ओवर ग्रेजिंग करेंगे ऐसे ही, और लैंड स्लाइड होगी, जैसे ही लैंड भूस्खलन होगा तो ये वाली जो अच्छी जगह थी जहाँ उगाते थे हम, वो सारी खत्म हो जाएगी अगर, तो बाकी वाली पहाड़ी एरिया में ऐसे पूरी, उसमें तो कुछ उगेगा नहीं। साइल कंजर्वेशन, और अब हमने देखना है साइल कैसे कंजर्वेशन करनी है, साइल को बचाना कैसे डिग्रेडेशन होने से, और इसको हमने अपने इस्तेमाल के लिए कैसे बचा के रखना है। सबसे पहले तो हमने मल्चिंग करनी है। मल्चिंग द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प टू द रिटेन ऑफ द मॉइस्चर। हमने क्या करना है, सबसे ज्यादा जितनी साइल होगी, साइल पे मैक्सिमम हमने क्या करना है, प्लांट लगाने की कोशिश करनी है, और उस प्लांट से वो प्लांट्स हमारी साइल को कंजर्व करके रखेंगे। काउंटर बैरियर, हमने काउंटर बैरियर लगाने हैं। मतलब अगर कोई ये पहाड़ है, तो पहाड़ अगर यहाँ से लैंडस्लाइड होने का खतरा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई आगे स्टोन से बड़ी सी दीवार बना देनी है ऐसे, ठीक है। कोई ट्रेंच वगैरह है उसके आगे दीवार बना देनी है, कहीं पे गिरने वाली है तो वहां पे दीवार बना देनी है आगे। उसके बाद रॉक डैम। रॉक इज द बिल्ड अप ऑफ स्लो डाउन द फ्लो ऑफ द वाटर। जैसे ये देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है, जैसे ऐसे एरिया में क्या करना है हमने, जो मतलब तराई वाला एरिया होता है, रीजन पहाड़ी एरिया, वहां पे हमने क्या करना है, जो वाटर है उसको बहुत ज्यादा स्पीड से जाने से रोकना है। तो हमने क्या करना है, ऐसे वाटर को निकालने की ट्राई करनी है, ऐसे हॉरिजेंटली, इधर से उधर, और इधर आगे नाला होगा उसमें जाके डाल देने का, ताकि सीधा वाटर ना नीचे आए और इसको ज्यादा, जो हमारी लैंड है उसको ज्यादा तबाह नहीं करे। फिर टेरेस फार्मिंग करनी है हमने। टेरेस फार्मिंग में ये देख लो, ये टेरेस फार्मिंग है, ये छोटे छोटे खेत बने हुए हैं। इसमें क्या होता है कि ये जैसे एक पहाड़ी है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ऐसे थोड़ा सा आगे दीवार बनाई और ये वाला एक प्लान बन जाएगा टेरेस। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दीवार बनाई, ये वाला एक खेत बना दिया, थोड़ा थोड़ा प्लान यहाँ बनाई, यहाँ बना दिया, तो इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। अब ये होगा तो स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग भी इसको बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप होंगे। तो ये हमारा, कोई अगर ऊपर से बारिश का पानी आएगा तो इसको इतने जल्दी नहीं बहा के ले जा सकता, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में हमने क्या करना है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द अल्टरनेट रोज एंड स्लो। मतलब हमने जो एक खेत है हमारा, तो अगर हम सिर्फ गेहूं बोएंगे, तो हो सकता है गेहूं को क्या होगा, एक तरह के मिनरल्स चाहिए होंगे, तो हम क्या करेंगे, गेहूं के बीच में अगर सरसों भी बो देंगे, तो जो जो मतलब सरसों को चाहिए, अब गेहूं गेहूं पूरे एक जैसे एक तरह के मिनरल्स पूरे खत्म नहीं कर पाएगी। अब सरसों को अलग तरह के मिनरल चाहिए होंगे, तो सरसों भी थोड़े थोड़े मिनरल ले लेगी, और गेहूं भी, तो सारे मिनरल इससे नहीं खत्म होंगे, और डिग्रेडेशन साइड का नहीं होगा, वापस सब जो मतलब एग्रीकल्चर के काबिल रहेगी। इंटर क्रॉपिंग, ये हो गया हमारा। काउंटर प्लॉइंग। काउंटर प्लॉइंग में हमने क्या करना है, प्लॉइंग पैरेलल टू द काउंटर ऑफ हिल स्लोप। जैसे ये अभी हमने देखा था हिल एरिया में, ये जैसे हिल है, तो हमने, ये हिल है जैसे, तो हमने हिल में क्या करना है, हिली एरिया में हमने ऐसे नहीं वो प्लॉइंग करनी, मतलब हल हमने ऐसे नहीं चलानी ऊपर से नीचे, हमने ऐसे चलानी है, इधर से इधर, इधर से इधर, हॉरिजॉन्टली, ताकि जो पानी आएगा वो यहाँ से हल के बीच में से इधर निकल जाएगा, ना कि ऊपर से नीचे आएगा। तो ये एक ऐसा बैरियर बन जाएगा, तो साइल को डिग्रेडेशन होने से रोक देगा, साइल पूरी इरोजन नहीं होगा साइल का। शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स में क्या करना है, इन दीज कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स rows of trees are planted to check the wind movement to the protected soil cover। कोस्टल एरिया में जो होता है,
वहाँ पे क्या होता है, मतलब जो जो एरिया कोस्टल एरिया होता है, जो समुंदर के साइड में एरिया होता है, जो अगर कोई समुंदर है तो इसके साइड में जो एरिया है आसपास, और जो डेजर्ट एरिया है जैसे राजस्थान में, तो इन एरिया में क्या होता है, खाली जो मिट्टी है वो पूरी जमी हुई नहीं होती, ऐसे रेत टाइप बन जाती है, सूखी होती है, रेत टाइप बन जाती है, पूरा रेत, छोटे छोटे कण होते हैं, तो जैसे ही हवा आती है तो उसको पूरा उड़ा के ले जाती है, तो सॉइल इरोजन होता है। हमने उधर क्या करना है, पूरा एक शेल्टर बेल्ट बना देनी है, मतलब प्लांट लगा देने हैं छोटे छोटे, जितना भी हमें पॉसिबल हो तो प्लांट लगा दो। जैसे ही प्लांट लगाएंगे तो ये प्लांट इसमें को जकड़ के रखेंगे आपस में, और इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, और हमारी सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होगी, हमारी सॉइल कंजर्व रहेगी। तो ये था हमारा आज का, हमने ये सब पढ़ लिया, देख लिया सॉइल क्या होती है, लैंड क्या होती है, सॉइल का कंजर्वेशन करना कैसे करना है, और लैंड का। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।